हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी कि फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर करेंगे। दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास। ठीक है, शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सर्वांगीण विकास है। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 45। दोस्तों आपको एक अनुच्छेद और याद रखना है, अनुच्छेद 21A को, क्योंकि दोस्तों इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो ये दो अनुच्छेद आपसे बार बार पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाले ने। ठीक है, शिक्षा में निस्यंदन यानी कि छनाई का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा उच्च वर्गों से छन छन कर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, कौन सी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या फिर सतत शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय पाठ्यक्रम और निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है गिजुबाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। दोस्तों आपको गिजुबाई बधेका जी की दो रचनाएं याद रखना है, एक प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा और दूसरी दोस्तों दिवा स्वप्न। ठीक है, ये दो पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं। और दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ये विचार किसका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, ये विचार किसके हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रोवेल। ठीक है, इन्होंने किंडरगार्टन विधि भी दी है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स, और दोस्तों द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं। ठीक है, आपको याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। ठीक है, प्रभावात्मक, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक या फिर सामाजिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त्यात्मक। ठीक है, प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन ड्यूवी का। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है इनके अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है बुद्ध का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। दोस्तों आपको ये प्रश्न याद रखना है क्योंकि दोस्तों बार बार पूछा जाता है। इसका सही
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जुलाई 1854 को। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मैकाले का विवरण पत्र आया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है आपसे कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था। ठीक है, किस समिति ने शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर सुझाव दिया था? तो दोस्तों बात करें अपव्यय क्या होता है, तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी स्तर पर जब बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है तो उसे अपव्यय कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें अवरोधन की, तो जब बच्चा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक ही कक्षा में रहता है तो इसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस पर अपना जो सुझाव दिया है वो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, हर्टांग समिति ने। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी जी से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा के जनक है महात्मा गांधी जी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। सकते हैं यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आपसे 15 बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम सरपंच अर्थात ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ग्राम शिक्षा की जो समिति होती है उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है बुनियादी शिक्षा के जो जनक हैं वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसे शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य दिल्ली से होता है। ठीक है, अच्छा एनसीटीई क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई तय करती है। ठीक है, आपसे बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? तो आंसर हो जाएगा छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु टेलीविजन यानी कि टीवी, चलचित्र यानी कि फिल्म और रेडियो, टीवी तथा इंटरनेट आदि ये क्या है? ये आपके जनसंचार साधन है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। आंसर हो जाएगा सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और मानवता। ठीक है, ये क्या है? ये आपके मानवीय मूल्य हैं। ठीक है, आपसे 4 मानवीय मूल्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो बताए गए हैं यही लिखें, आपको जो पता हो आप वो लिख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। आंसर हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्व अध्ययन को बढ़ावा देना है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य उन शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो भौगोलिक, वित्तीय या अन्य बाधाओं के कारण पारंपरिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षार्थियों को लचीलापन और सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। पूछा गया है उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है उपनयन संस्कार वैदिक काल से संबंधित है। लिखा है वैदिक काल में जब बालक ज्ञान हासिल करने योग्य हो जाते थे तो उनका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। इस संस्कार में पिता अपने बच्चों को गुरु के पास ले जाते थे। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र विक्रमशिला, तक्षशिला और नालंदा है। ठीक है, आप किन्हीं 2 के नाम लिख सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। तो दोस्तों आप कोई भी 2 उद्देश्य लिख सकते हैं। आंसर है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जो
कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होते हैं वो आवासीय विद्यालय होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए शिक्षा सर्वसुलभ बनाना, ठीक है, जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके, ये आपके उद्देश्य हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो आंसर हो जाएगा शिक्षा के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना है। तो शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी हो जाएगा कि बच्चों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। आंसर हो जाएगा वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण को सर्वाधिक बढ़ावा देना चाहिए, फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय हो जाएंगे। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, देख सकते हैं पूछा गया है मल्टीमीडिया क्या है। आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है, जहां मल्टी का अर्थ होता है बहु अथवा विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा लैंगिक समानता का आशय पुरुष एवं महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां और समान शिक्षा आदि सभी समान रूप से होता है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है पर्यावरण शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। आंसर हो जाएगा पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जहां परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ, ठीक है। अर्थात ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से आवृत यानी कि ढके हुए है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों आपसे पर्यावरण से 2 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों आप इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।